कि ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं कि हिमाचल आज इतने बड़े कर्जे में डूब गया है। मैं धन्यवाद करता हूं श्री शांता कुमार जी के व्यक्तित्व को और उनको व्यक्तिगत तौर पे कि उन्होंने 46 करोड़ का कर्जा तो निपटाया ही निपटाया। ऐसे तीन मेजर प्रॉब्लम्स आपको क्या नजर आती हैं हिमाचल में? पिछले 3 वर्षों से लगातार आपदाएं आ रही हैं हिमाचल में। बहुत सारी जानें चली गई हैं। तो आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं विधानसभा से रिजाइन दे दूंगा। मेरे मन में ये रोष था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है हम्म। तो 2 पंचायतों की नोटिफिकेशन क्यों हुई। मैंने उसी गुस्से को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंच गया। पर ऐसा क्यों है सर? या आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुजारियों की वजह से वहां पे ये चीज नहीं हो पा रही है? वो कहते हैं कि हमारे पुरखों ने ये जमीन सरकार को दान दी है, तो हम अपने पुरखों की निशानी नहीं खोने तो देंगे। क्या ऐसे टाइम पे ओपीएस लागू करना इज इट अ पॉसिबल वे, या इस चीज को किस तरीके से रेक्टिफाई किया? नहीं, ओपीएस कर्मचारियों को मिलना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये पॉडकास्ट मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और इसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। बट मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल की रियलिटी क्या है, कैसे चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं कि आज के टाइम पे हमारा जो स्टेट है वो इतने बड़े कर्जे में चला गया है। क्या सरकमस्टांसिस ऐसे आ गए हैं कि हमारी जो फिजिकल सिचुएशन है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस की तरह जाना जाता है, लेकिन आज भी यहाँ 59% जो है डिपेंडेंसी वो एग्रीकल्चर पर है। और आज के लीडर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे इन सिचुएशन को हम टैकल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सप्लोर विद अनुभव। आज हमारे साथ बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर जुड़े हैं, जिनका नाम है श्री बलबीर चौधरी जी। सर ने ना तो केवल हिमाचल के लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 बार रिप्रेजेंट किया है, बल्कि इसके अलावा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी श्री माता चिंतपूर्णी को भी रिप्रेजेंट किया है। और इसके अलावा सर जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सो आज के पॉडकास्ट में हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं कि हिमाचल आज इतने बड़े कर्जे में डूब गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के 6 पे 7th के कमीशन के बारे में भी हम बात करेंगे। और हम सर से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे 2020 में जब सर चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस टाइम ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए कि सर ने विधानसभा से रिजाइन तक देने का फैसला ले लिया था। लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट एंड वेलकम सर। और थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आपका इस शो पे आने के लिए। मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तो हूँ ही, लेकिन नर्वस से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि सर आप पॉलिटिक्स में आए किस तरीके से, वो क्या फैक्टर्स रहे, या वो क्या ऐसे समीकरण रहे कि आप पॉलिटिक्स में आए। अनुभव जी, आपको इस नई पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देता हूं। और आपके माध्यम से जिन दर्शकों के पास मेरी बातें जाएंगी उनको भी नमस्कार और धन्यवाद करता हूं। राजनीति में आने के लिए मेरा एक संयोग ही है कि मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं और प्राइवेट नौकरी करता था, परंतु भारतीय जनता पार्टी में मेरा विश्वास रहा है। मैं 1982 से लेकर के लगातार जब जब पार्टी के चुनाव आए, आम चुनाव आए, सांसद के चुनाव आए, तो मैं घर घर जाकर के वोट मांगने का काम करता रहा हूं। परंतु प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी और 2002 में उन्होंने मुझे राजनीति में ले जा करके यहाँ से टिकट भी दिया और गगरेट से पहली बार उन्होंने विधायक भी बनाया।
और उसके बाद मुझे चिंतपूर्णी से भी उन्होंने विधायक बनाया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने वरिष्ठ प्रदेश के नेताओं का, विशेष करके प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, श्री शांता जी का और श्री जयराम ठाकुर जी का। इनके नेतृत्व में जब जब सरकारें रही तो मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला और मैंने बखूबी उस मौके का लाभ लिया है, जनता की सेवा की है। सर मैं जानना चाहूँगा कि एज ए लीडर आपका फर्स्ट रोल क्या रहा? राजनीति में अमूमन लोग यही कहते हैं कि मैं राजनीति में आ रहा हूं तो केवल मात्र सेवा के लिए आ रहा हूं। मेरा शुरू में उद्देश्य भी यही था, बाद में भी, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे गगरेट के क्षेत्र से भी और चिंतपूर्णी के क्षेत्र से भी सेवा करने का मौका मिला। हालांकि निचले हिमाचल प्रदेश के लोग ज़्यादा जागरूक हैं राजनीति में। वो एक विधानसभा छोड़ करके दूसरी विधानसभा में जाकर के कोई नया नेता, नया लीडर वहाँ से चुनाव लड़े तो मुश्किल है। परंतु मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे गगरेट के साथ साथ चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो मैंने सेवा के नाते ही राजनीति ज्वाइन की थी। सर आप पिछले 20-25 साल से पॉलिटिक्स में, काफ़ी बड़ा स्पैन है ये, छोटा स्पैन नहीं है। आज की पॉलिटिक्स में और जब आप एंटर किए थे 20-25 साल पहले, क्या वो मेजर डिफरेंस आपको लगता है कि अब की पॉलिटिक्स में और पहले की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज है? बहुत बड़ा चेंज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ये आया है हम्म, कि अब पैसे का जमाना हो गया है। जहां पार्टियों में वफादार कार्यकर्ता काम करते थे, हाँ, हाँ। अब पैसे के लालच में काम करते हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यशाली बात है और आने वाले समय में इसका हल जनता ही करेगी, क्योंकि वो स्वच्छ छवि वाले को हम्म। और सेवा करने वाले नेता को चुनेगी और उसी पार्टी को वो मौका देगी जो उनकी नज़रों में, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरती होगी। सर आज के टाइम में ऐसे 3 मेजर प्रॉब्लम्स आपको क्या नज़र आती हैं हिमाचल में, जिसके लिए वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती तो हिमाचल प्रदेश के लिए ये आपदा की है। पिछले 3 वर्षों से लगातार आपदाएं आ रही हैं हिमाचल में, बहुत सारी जानें चली गई हैं। मैं उनकी आत्मा की शांति की दुआ भी करता हूं। और ये मैं समझता हूं इस पहाड़ी प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में, हिमाचल के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर एक बार घर गिर जाता है तो दूसरी बार घर खड़ा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी चुनौती हिमाचल के लिए अर्थव्यवस्था को ठीक करना, अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटड़ी पर लेकर के आना, और ये राजनीतिक पार्टियां ही कर सकती हैं। मैं समझता हूँ ये दूसरी बड़ी चुनौती है। और तीसरी चुनौती ये है कि हिमाचल में बेरोजगारी है, वो आज से नहीं है, वो पहले से चली आ रही है। परंतु उस बेरोजगारी को दूर करना, लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के प्रबंध करना, रोजगार के तौर तरीके ढूंढना, ये तीसरी बड़ी चुनौती है। इन तीनों चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में चिंतन भी है और उस चिंतन के माध्यम से पार्टी इन तीनों चुनौतियों पर खरा उतरने का प्रयास करती भी है और करती रहेगी। तो जैसे सर ने ये 3 बड़े चैलेंजेस बताए हैं, तो सर हम इन 3 चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। जी। बट उससे पहले आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के लोगों के कुछ सवाल हैं, तो मैं वो आपको कुछ पूछना चाहूँगा। जी। तो सर एक बहुत ही बड़ा सवाल है लोगों का कि 2020 में जब आप चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड कर रहे थे, तो आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं विधानसभा से रिजाइन दे दूंगा। तो ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए थे सर, जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने का सोचना पड़ा? और अगर मैं उस समय का एक आपको एक वाक्य बताऊं, तो उस समय आपके ये भी स्टेटमेंट थी कि सरकार जो है वो न्यूली अपॉइंटेड आईएएस आईपीएस को चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपॉइंट कर देते हैं और एक एज ए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। 2020 में
जब मैं विधायक था चिंतपूर्णी का, जी। तो जब पहला चुनाव लड़ा 2012 में और 2017 में, जी। तो अम्ब क्षेत्र चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है। लगभग 12,000 की जनसंख्या वाला कस्बा है। जी। वो केवल पंचायत ही थी। वहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पर सेशन जज कोर्ट लगती है, रेलवे स्टेशन है, हम्म। और इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी। हर रोज 4 से 5 हजार लोग उस बस अड्डे से, इस नगर से गुजरते थे। हाँ जी। लोगों की डिमांड थी कि इसको नगर परिषद बनाया जाए। मैंने उनकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष रखा था, और उन्होंने घोषणा भी करी। ठीक है। घोषणा करने के बाद जब चुनाव आए पंचायती राज संस्थाओं के और उसके बाद नगर परिषद के, हम्म। तो उस वक्त 2 पंचायतों की नोटिफिकेशन हो गई। मेरे मन में ये रोष था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम्म। तो 2 पंचायतों की नोटिफिकेशन क्यों हुई। मैंने उसी गुस्से को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंच गया, हम्म। और वहां पर मैं धन्यवाद करता हूं श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने 1 घंटे में जी। 2 पंचायतों की नोटिफिकेशन को काट करके हम्म। नगर परिषद बनाने की नोटिफिकेशन कर दी थी। परंतु जहां तक रेजिग्नेशन देने की बात है, हम्म। ये सच में नहीं है। ओके। मेरे रोष को देखते हुए मीडिया ने इस बात को फैला दिया था कि मैं रिजाइन देने जा रहा था। मैं रिजाइन देने नहीं जा रहा था। ओके। मुझे भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर पूर्ण विश्वास था कि वो मेरे काम को देखेंगे, सुनेंगे और इसे पूरा भी करेंगे। ओके सर। सर, जैसे कि आपको भी पता है कि श्री चिंतपूर्णी माता जी का जो टेम्पल है वो काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल है। और मेलों के टाइम पे या नॉर्मल डेज में भी काफ़ी वहाँ पे क्राउड रहता है। कहाँ वहाँ पे काफ़ी लोगों की आवाजाही है। सर, वहाँ के लोगों का कहना है कि जब ये ऐसे मेले होते हैं या बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है, तो उस टाइम में जो वहाँ का सिविल हॉस्पिटल है उसे अप्रोच करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आती है। इनफैक्ट सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि कभी-कभी इस तरीके से होता है कि जैसे कोई इमरजेंसी है और अगर ऐसे ये मेले या कुछ ऐसा चीज़ लगा है, तो उनके लिए भी वहाँ पे पहुँचना टाइम से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ हम कहीं पास में या कहीं ऐसी जगह पे हम शिफ्ट कर सकें, सो दैट कि लोगों के लिए थोड़ा और इजीनेस हो जाए? क्योंकि अगर आज का आप वो एक एरिया देखो, वो काफी हॉस्पिटल पीछे जाके है। तो उसके लिए क्या सर पॉसिबिलिटी है, क्या उसके लिए रेक्टिफिकेशंस कर सकते हैं? अनुभव जी, ये मुश्किल है। जब मैं विधायक था, मुझसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और चिंतपूर्णी से मंत्री रहे। जी। उन्होंने भी इस अस्पताल को बाहर निकालने का प्रयास किया। मैंने भी प्रयास किया और मैंने कोशिश की कि जो एडीबी के माध्यम से वहां पर एक बिल्डिंग बनी है, हम्म। उस बिल्डिंग के एक तल में हॉस्पिटल खोल दिया जाए और अस्पताल वाली बिल्डिंग चिंतपूर्णी ट्रस्ट को दे दी जाए। वो जिस मर्जी काम में लाए, वहां पे ठहराव कराएं यात्रियों का, या कहीं कर्मचारियों को ठहराने की बात हो तो हो जाए। हम्म। लोगों ने इस बात को सराहा। मैंने काफ़ी प्रयास किया। जिला ऊना के जिलाधीश मौके पर गए। मौके पर जाकर के सारी बातें कही गई, बताई गई। परंतु जो पुजारी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इस अस्पताल को इस जगह से किसी दूसरी जगह ले जाया जाए और एडीबी बिल्डिंग में भी ले जाया जाए। तब जाकर के ये बात ठंडे बस्ते में पड़ गई। हम्म। अब नई सरकार के पास भी ये चुनौती है। हम्म। आने वाले समय में मैं तो समझता हूँ कि आ, उस अस्पताल को जो इस वक्त काम कर रहा है, हम्म। वहाँ आयुर्वेदा का बन जाए और एक नया अस्पताल रोड के किनारे कहीं जगह मिल जाए तो वहाँ पर बन जाए। मैं ऐसे प्रयास करना चाहूँगा। बट सर, जैसे आपने कहा कि वहाँ के पुजारियों का रोष है या पुजारी नहीं बनना है, पर ऐसा क्यों है सर? या आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुजारियों की वजह से वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पा रही है? मुझे दुख है कि मैं उन्हें नहीं समझा सका। प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया, हम्म। पर वो नहीं मान पाए। अब फिर प्रयास करेंगे जब मौका आएगा। तो सर, कुछ तो रीज़न दिए होंगे उन्होंने कि। वो कहते हैं कि हमारे पुरखों ने ये ज़मीन सरकार को दान दी है,
तो हम अपने पुरखों की निशानी नहीं खोने देंगे। सर ये तो कुछ सवाल थे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड। जी। अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस की भी। जी। तो सर सबसे पहले और सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में हिमाचल के लिए है, जो डेट चल रहा है, जो कर्जा इस स्टेट पे चल रहा है। अगर मैं आपको एक स्टैट बताना चाहूँगा सर, हिमाचल की इकोनॉमी 59% सर एग्रीकल्चर पे, 25% सर्विसेज पे, 9% सर कंस्ट्रक्शन पे और सिर्फ 7% जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पे डिपेंडेंट है। और सर ऐसी आपदाएं जो आ रही हैं रिसेंटली 2-3 सालों से, जिसकी वजह से शायद एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। कभी फार्मर्स का एजिटेशन होता है, कभी सेब हमारे फेंक दिए जाते हैं, या कभी ऐसी आपदा आ जाती है, इतना पानी, इतने फ्लड्स आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आपको लगता है कि हमें एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इसे टूरिज्म की तरफ ले जाना चाहिए? क्योंकि पूरे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिमाचल जाना जाता है फॉर अ टूरिस्ट स्पॉट। तो इसके लिए हम क्या इम्प्रोवाइज हम कर सकते हैं, या क्या इसमें हम बदलाव ला सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर से निकल के बाकी और सेक्टर्स की तरफ फोकस करें? निस्संदेह हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर के साथ साथ एक बागवानी प्रदेश भी है, परंतु जहाँ तक कर्जे की बात है, मुझे याद है श्री शांता कुमार जी, इस प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता, जब मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, तो केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कि आपके प्रदेश पर 46 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट है, अगर आप इस ओवरड्राफ्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको आगे धन नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं श्री शांता कुमार जी के व्यक्तित्व को और उनको व्यक्तिगत तौर पे कि उन्होंने 46 करोड़ का कर्जा तो निपटाया ही निपटाया। जितना समय उन्होंने सेवा करी, एक भी रुपया कर्ज के नाम का हिमाचल के ऊपर नहीं था। उसके बाद जब दूसरी सरकारें आई, विशेष करके वीरभद्र सिंह की सरकार, उन्होंने कर्ज लेने की बात शुरू की और उन्होंने कर्ज भी सरकारी क्षेत्र से नहीं, प्राइवेट क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से कर्ज लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और भारी भरकम ब्याज दिया। यानी कि ये जो भारी भरकम ब्याज और कर्ज था, ये अकेले वीरभद्र सिंह जी के ऊपर नहीं था, ये प्रदेश की जनता के ऊपर था। फिर उसके बाद प्रोफेसर धूमल जी की सरकार आई, उन्होंने भी कुछ कर्ज लिया, परंतु उस वक्त डेवलपमेंट के काम, पेंशन दुगनी होनी, विधवा की पेंशन का दुगना होना, गरीब लोगों की पेंशन का, बुजुर्गों का पेंशन का दुगना करना, ये सारे खर्चे प्रदेश में और विकास के काम शुरू करने, उनको लेकर के इस प्रदेश पर कर्ज हुआ। परंतु उसके बाद जब फिर वीरभद्र सिंह की सरकार आई, उस सरकार के दौरान कर्जा बेरहमी से लिया गया। उसके बाद फिर श्री जयराम ठाकुर की सरकार आई, जयराम ठाकुर के समय में भी कर्जा लिया, लगभग 48,000 करोड़ के करीब करीब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश पर कर्जा छोड़ के गए थे। परंतु श्री जयराम सरकार के वक्त लगभग 20,000 और 19,500 करोड़ कर्जा लिया, और वो भी कर्जा इसलिए लिया गया ताकि इस प्रदेश पर पूरी दुनिया में जो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई थी, उसको लेकर के, उसके कारण प्रदेश को कोई हानि ना हो, प्रदेश के ज्यादा लोग ना चले जाएं, तब जाकर के ये कर्जा लेना पड़ा था। तो ये कर्जा छोड़ा था हमने लगभग 69,000 के करीब करीब। परंतु अब जो नई सरकार आई है, उस सरकार ने इस कर्जे की लिमिट को 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंचा दिया है। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर कदम पे कह रहे हैं कि मैं बदलाव ला रहा हूं, मैं खर्चों में कटौती करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। परंतु मुझे, मेरा आरोप भी है उनके ऊपर कि आप अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने
छः छः सीपीएस बना करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोनों हाथों से लूटा है। आपने अनगिनत चेयरमैन बना करके अपने मित्रों को इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लूटने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये जो तौर तरीके हैं वर्तमान सरकार के, ये प्रदेश के खजाने को ठीक रखने वाले नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी प्रयास करती रही और आगे आने वाले समय में भी प्रयास करेगी। और आपने बीच में पूछा है कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी जो बागवानी है प्रदेश की, वो एकदम कैश क्रॉप्स है। करोड़ों रुपए का सेब हिमाचल से बाहर जाता है और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी सुदृढ़ होती है। वो तो होना ही चाहिए। ये आपदाएं आती रहेंगी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अभी केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी है जो इन आपदाओं पर अध्ययन कर रही है। वो अध्ययन करने के बाद क्या बचाव के कारण निकलते हैं, क्या कारण होते हैं, उनके बाद आखिर इस प्रदेश को तो आगे बढ़ना ही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जब सत्ता में आएगी तो अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पर लाने का काम करेगी। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, मेरा मानना है कि इस आपदा की घड़ी में अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश को 1500 करोड़ की राहत देके गए हैं, एक पैकेज देके गए हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा पैकेज पहली बार किसी केंद्र सरकार ने दिया है। मैं जब 2 बार 10 साल विधायक रहा तो केंद्र से कभी ड्राउट फंड के रूप में, कभी फ्लड के रूप में अगर कुछ आपदा के पैसे आते थे तो कभी 19 करोड़ रुपया, कभी 20 करोड़ रुपया, कभी 16 करोड़ रुपया। ये पहली बार हो रहा है कि पिछले साल या पिछले से पिछले साल भी आपदा आई, 1087 करोड़ रुपए भिन्न भिन्न मदों से भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल को दिए हैं। और अभी अभी के प्रवास के दौरान 1500 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल को विशेष पैकेज दिया है। तो आने वाले समय में इसकी अर्थव्यवस्था, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और अपने पैरों पर हम आत्मनिर्भर होंगे। सर, आपने जैसे अभी बताया कि सेंटर से भी ग्रांट आई है, बट पिछले 3 सालों का ही मैं अगर आपको रिकॉर्ड दूं, जिन 3 सालों में हमारी स्टेट में कांग्रेस थी लेकिन सेंटर पे हमारी एनडीए की सरकार है। पिछले 3 सालों में सर जो ग्रांट सेंटर से स्टेट को आती है वो ओवर द टाइम पीरियड सर कम होती जा रही है। 2022 में 15,500 करोड़ आया था, 2024 में 13,500 करोड़ आया था, और सर ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर स्टेट में कोई और सरकार है और सेंटर में कोई और सरकार है तो उससे स्टेट की डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, या फिर ये ऐसा पॉलिटिक्स इस तरीके की होनी चाहिए? अनुभव जी, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो कोई धुमेर जी या पक्षपात कर रही है। जी। हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे के लिए आज की तारीख में 65,000 करोड़ रुपया जो गडकरी जी अनाउंस करके गए थे, उसके काम चले हुए पूरे प्रदेश में। अगर हम गरीबों के मकानों की बात करें जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 92,500 मकान गरीबों को आवंटित किए। अगर हम जल जीवन की बात करें, जी। जो पूरे देश में 3.5 लाख करोड़ की योजना बनी थी घर घर नल पहुंचाने की, आज स्वच्छ जल नल के माध्यम से हर घर में पहुंचने का काम जल जीवन मिशन के माध्यम से किया गया है। वो कोई प्रदेश की सरकार नहीं वो खर्च कर रही, वो सारा पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। तो मेरा मानना है कि कोई पक्षपात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। जितना पैसा प्रदेश को विकास के लिए चाहिए उतना मिल रहा है। अभी ये जो नया पैकेज दिया है, इसके साथ साथ अलग अलग विभागों के मंत्री, पंचायती राज के मंत्री अलग से, अभी मिस्टर अजय टमटा जी कुल्लू में आए हुए, वो सड़कों का नुकसान देख रहे हैं। जितने भी नेशनल हाईवे हैं या दूसरी बड़ी सड़कें हैं, उनको बनाने का काम सारा केंद्र सरकार का है। वो सारा केंद्र सरकार से पैसा मिलने वाला है। तो मैं नहीं मानता कि
इनके साथ या प्रदेश सरकार के साथ कोई पक्षपात हो रहा है। ठीक है सर, हिमाचल की फिस्कल सिचुएशन की बात जैसे हमने की है कि आज के टाइम पे 1 लाख करोड़ तक का डेट हो चुका है। और सर वहीं दूसरी ओर मैं सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बीजेपी के टाइम पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर सिक्स पे कमीशन का एक वादा किया गया था। और गवर्नमेंट जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो सेवन्थ पे कमीशन का भी वादा किया गया है। बट आज दिन तक सर ना तो सिक्स पे कमीशन दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और कांग्रेस सरकार के आने के बावजूद अब सेवन्थ पे की बात भी नहीं हो रही है। और इस चक्कर में सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काफी ज्यादा रोष है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अनुभव जी, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश में ज्यादा कर्मचारी हैं, जी इसलिए कर्मचारियों का ज्यादा बोझ है किसी भी सरकार के ऊपर। परंतु बजट का 72% पेंशन और तनख्वाह पर ही खर्च हो जाता है। विकास के लिए, नई योजनाओं के लिए केवल मात्र 28% बचता है, और उस 28% में से भी लगभग 15% आपकी जो इंस्टॉलमेंट है कर्ज की जी और इंटरेस्ट है उसके ऊपर चला जाता है। जी ले दे के डेवलपमेंट के लिए 13% बचता है। जी फाइनेंस कमीशन ने और सरकारों ने, भिन्न भिन्न सरकारों ने ये सोचा जी कि प्रदेश को किस प्रकार पटड़ी पर लाया जाए, किस प्रकार कर्मचारियों को भी उनके जो पे है, उनका जो पैसा दे है, उसको किस प्रकार दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के इस समय में, जब श्री जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक किस्त दे दी गई थी। ठीक है उसके अगर कोरोना ना आता तो उनका पैसा उस वक्त ही दे दिया जाता। कोरोना के कारण भारतीय जनता पार्टी उस वक्त पैसा नहीं दे सकी थी, परंतु इसी वायदे पर कर्मचारियों को ओपीएस देने के नाम पे, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति मास देने के नाम पे कांग्रेस सरकार आई थी। वो 3 सालों में कुछ भी नहीं कर पाई है। उन्होंने ये जो कर्मचारियों का डीए देय बनता है, जी लगभग 10,000 करोड़ से लेकर के 15,000 करोड़ के बीच है। जी ये पैसा तो देना ही पड़ेगा, उनका कर्मचारियों का पैसा है। बिल्कुल मेरा मानना है कि अच्छी सरकार आएगी और जो अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन ना करती हो, तो कर्मचारियों का जो देय है वो जरूर दिया जाएगा। तो आप वादा करते हैं कि अगर आने वाले टाइम में एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार आती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को राहत मिलेगी? समय समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कर्मचारियों के हित देखेंगे। कल्पना करो, देश की आजादी को 75 वर्ष हो गए। जी 75 वर्षों में यूपीएस का कभी नहीं सोचा गया। एनपीएस के बारे में भी बात आई, जी लागू कांग्रेस सरकार ने करी और उसको खत्म करने का नाम भी कांग्रेस ने किया। हम तो बीच में है ही नहीं, जी हम कहीं नहीं खड़े होते जी। परंतु फिर भी हम कर्मचारियों के हित वाली सरकार के नुमाइंदे रहे हैं, और हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित देखती रही है और उनके हितों की बात करती रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी आती रही है तो कर्मचारियों के हित के काम करती रही है, और आने वाले समय में भी कर्मचारियों के साथ वायदा भी है कि उनके हित के अनुसार ही काम किया जाएगा। सर, जैसे आपने बताया कि प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए ही सिर्फ 13% रह जा रहा है, तो क्या ऐसे टाइम पे ओपीएस लागू करना इज इट अ पॉसिबल वे, या इस चीज को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है? नहीं, ओपीएस कर्मचारियों को मिलना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। ठीक है क्योंकि जो 10-15 साल ही आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होता है एक नौजवान, जी 45-50 साल का होता है तो वो रेगुलर होता है। जी अब उसका उस वक्त जो कमाता है वो शादी में या बच्चों को पढ़ाई में निकल जाता है। जी आगे का समय कैसे निकाले? उनको ओपीएस भी मिलनी चाहिए, या उनको सम्मानजनक राशि रिटायरमेंट के बाद मिले, सम्मानजनक पेंशन उनको मिले। वो भारतीय जनता पार्टी ने यूपीएस ला करके वो किया है। मिनिमम अगर किसी की 5-6 साल भी जॉब है तो जी उसको 10,000 रुपया पेंशन मिलने का प्रावधान किया गया है। तो ओपीएस का फैसला भी मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं थी, उनके हक की बात थी, परंतु अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना जी उससे भी ज्यादा जरूरी था। जरूरी है बिल्कुल। अगर अर्थव्यवस्था हिमाचल के अपने साधन होते
आज साधन के नाम पे आपने पहले कहा था कि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जी। जो हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, जी। परंतु समय समय पर जो सरकारें आई हैं उन्होंने जितना होना चाहिए था नहीं कर पाई है। बिल्कुल। आज मैंने एक रेजुलेशन लेके आया था जब मैं पहली बार विधायक था ग्रेड से। जी। मैंने विधानसभा में रिकॉर्ड है ये बात, मैंने कहा था कि दुबई, यूएई जी। रेत में से पैसे निकाल रहा है। जी। वो रेत में सिर्फ समुद्र है, समुद्र के किनारे है, कोई दरख्त नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, वहां समुद्र में से पैसे निकाले जा रहे हैं। जी। हिमाचल में भगवान ने, कुदरत ने हरियाली दी है, कल कल करती नदियां दी हैं, अच्छे घने हरे भरे जंगल दिए हैं, जी। परंतु टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। जी। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पर भी आगे बढ़ेगी। सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी कि कांग्रेस ने काफी ज्यादा अपने ही लोगों को एड करने में लगा हुआ है। लेकिन सर, कई सालों से हम ये देखते आए हैं कि किसी भी चीज का जब इनॉग्रेशन होता है या फाउंडेशन होती है, तब फाउंडेशन स्टोन लगाया जाता है, और उस फाउंडेशन स्टोन पे वो जो उस टाइम के जो एमएलए होते हैं या मिनिस्टर होते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद जब वो चीज शुरू होती है, तब एक बार फिर से शिलान्यास होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये हम सेव कर सकते हैं और इनको किसी और चीजों में लगा सकते हैं जो कि फ्रूटफुल हो? आपने ठीक कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कोई जनप्रतिनिधि किसी शिलान्यास को करने के बाद फिर दोबारा शिलान्यास करता है, किसी उद्घाटन को करने के बाद फिर उद्घाटन करता है। जी। मैंने अपने 10 सालों में कोई एक केस भी ऐसा नहीं किया है। हालांकि मेरे जो प्रतिद्वंदी रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, वैसे नहीं, दोनों ने किया है। ठीक है। अंब के अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी करके गए। शिलान्यास हमारे उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर राजीव बिंदल जी करके गए थे। 2.5 करोड़ रुपया हमने मंजूर करवाया था, परंतु कांग्रेस के कार्यकाल में उसका समापन हुआ, कंप्लीट हुआ वो। जी। उसका उद्घाटन भी राजा साहब मुख्यमंत्री जी कर गए, परंतु जो जनप्रतिनिधि विधायक बने उन्होंने दूसरी बार उसका उस बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। और अभी इस बार जो मेरे प्रतिद्वंदी रहे, कॉलेज नया खोला गया चौकी मनियार में, जी। और चौकी मनियार में लगभग 13 करोड़ 33 लाख रुपया उसकी बिल्डिंग के लिए आया। आजकल तो काम बंद है, जी। परंतु उसका शिलान्यास भी राजा वीरभद्र सिंह जी करके गए, और नए विधायक अब बने, उन्होंने दोबारा फिर शिलान्यास कर दिया। ना तो ये, इसमें मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधि की गलती है तो इसमें विभाग की अधिकारियों की भी गलती है। ठीक है। वो भी मित व्यय करना, फजूल खर्ची करने के जी। आदी हो चुके हैं। इसलिए आदी हो चुके हैं कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना है। अपनी बदली के डर के कारण वो जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। बट सर, ये सिचुएशंस तो तब भी आती होंगी जब बीजेपी सरकार होती होगी। डर तो तब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में रहता होगा कि कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। नहीं, हमारे पास ऐसे विभाग ने कहा कि आप इसका कर दो, मैंने कहा नहीं, नहीं कर होना, इसका नहीं होना। ठीक है। ये जो चौकी मनियार कॉलेज का सारा काम तो मैंने किया, जी। उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने हम्म। करवाई। इवन सुप्रीम कोर्ट से होती है वो, देहरादून में मुझे 3 चक्कर लगाने पड़े। सब कुछ करवाने के बाद हम्म। जब वो शिलान्यास की बात आई तो मैंने कहा राजा साहब उस तत्कालीन मुख्यमंत्री करके गए, मेरा करना नहीं बनता। मैंने विभाग को मना किया। ठीक है। पैसा मेरे वक्त आया, वो तो 1 लाख रुपया दे के शिलान्यास करके थे। पैसा मेरे वक्त आया, फॉरेस्ट क्लियरेंस मेरे वक्त आई, पर मैंने शिलान्यास नहीं किया। विभाग को सीधा मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं करना है। सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो इस प्रदेश का बहुत ही मेजर पिलर है। जी। बट आज जैसे हमने अभी बात की है सर, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मन में ये डर हमेशा रहता है कि अगर हम उस रिप्रेजेंटेटिव या एमएलए की बात नहीं सुनते हैं या नहीं बात मानते हैं, तो शायद हमारी ट्रांसफर हो सकती है। ये डर सर अमूमन है, आपको भी पता है। इस चीज के लिए सर क्या एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है?
अनुभव जी, हमने शुरुआत करी थी पिछले टेन्योर में, जब श्री जयराम ठाकुर जी थे। हम एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके आए थे। ठीक है। उसमें हमने एक्सपेरिमेंट भी शिमला में किया था। उसमें ये था कि कंप्यूटराइज सिस्टम से बदली होनी थी। हाँ जी। 3 साल के बाद एक कर्मचारी को दूसरे स्टेशन पर जाना ही जाना। ठीक है। तो कोई शिकायत नहीं आई थी। परंतु कुछ विधायक हमारे दल में भी हैं, उनके मन में था कि शायद हमारे पास कोई आएगा नहीं। हाँ और जी। ये बात वही विधायक सोच सकता है, वही जनप्रतिनिधि सोच सकता है जिसके पास काम धाम नहीं है, जिसके पास विकास की योजनाएं नहीं है। जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि विकास के कामों को लेकर के आगे बढ़ता है, शुरुआत करता है, उसके पास ऐसा टाइम नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये जनप्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या करना है। सर, आने वाले 2 साल में फिर से चुनाव है, और अगर आप फिर से इस चुनाव में पार्टी आपको मौका देती है, तो क्या आपके ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? अनुभव जी, मैं जब जब विधायक रहा तो भी समाज की सेवा करता रहा, जी। और जब विधायक नहीं रहा तो भी समाज के बीच में रहा। उनकी जो सेवा मैं कर सकता हूँ वो करने का मैंने प्रयास किया है। अगर पार्टी मुझे फिर मौका देती है तो फिर जो कुछ अधूरी योजनाएं हैं उनको सिरे चढ़ाना है, क्योंकि चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम है। मैंने जिम्मा उठाया था, जी। परंतु पिछले 3 सालों में जहां छोड़ के गया था वहीं रुका पड़ा है। उदाहरण तौर पे लगभग 800 कनाल जमीन हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को तुसाड़ा सलूरी गांव में अलॉट करवाई हुई है। ठीक है। वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का यूनिट लगना था, वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। ग्रीन को कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया था सरकार ने, परंतु फिर भी ठंडे बस्ते में पड़ा है, उसे सिरे चढ़ाना है। इसी तरह अंब में सोनालिका इंडस्ट्री से 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन वापस लेकर के नई इंडस्ट्री स्थापित हो जाए, वो मैंने शुरुआत करी थी। परंतु पिछले 3 सालों में वो काम भी वहीं रुका हुआ, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई है। इवन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का काम होना था, वो भी नहीं हो पाया है। अभी पैसा, पता लगा है कि पैसा आ गया है, बहुत जल्दी होने वाला है, उसको भी पूर्ण करना है। इसी तरह टकारला में, और टकारला के साथ साथ बेड़ जसवा में कुछ 250-250 कनाल या 300 कनाल जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अलॉट करवाई है, उसको सिरे चढ़ाना है। इसके अतिरिक्त चिंतपूर्णी माता ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से प्रसाद योजना के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ के करीब करीब चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण के लिए पैसा मंजूर हो चुका है, और आने वाले समय में इसका विस्तारीकरण भी होगा, उसको भी सिरे चढ़ाना है। जी। बहुत सारे काम है करने वाले, मतलब रोजगारों के लिए रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करवा सके, वो काम करना है। तो थैंक यू सो मच सर, अपना धन्यवाद कीमती जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ कर सकते हैं, और उनके समक्ष क्या क्या हम सवाल रख सकते हैं, और कैसे हम और डीपली इंसाइट्स जान सकते हैं कि स्टेट की किस तरीके से वर्किंग हो रही है। थैंक यू सो मच, एंड हैव अ नाइस डे।